Hi students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and today we are starting with a very new subject, macroeconomics. Macroeconomics is one of the easiest and most interesting branch of economics. ये मेरा personally favorite subject है. आज हम फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीज़ों से बनती है, उसमें हम कैसे हर चीज को अलाइन करके स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम सारी चीजें कलेक्टिवली पढ़ते हैं. कोई भी चीज हम इंडिविजुअल टर्म्स में नहीं पढ़ते हैं. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. हम हर चीज को इंडिविजुअल लेवल की जगह कंप्लीट लेवल पे हमारी बेसिक चीज से पूरे इंडिया पे या पूरी कंट्री पे या पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सारे एग्रीगेट फॉर्म्स पढ़ना इज आर लैंग्वेज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फॉर एग्जाम्पल जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हम सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे थे. इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे थे मतलब मेरा अभी प्राइस किसी प्रोडक्ट का क्या चल रहा है, या फिर मेरी इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या चल रही है, या फिर किसी चीज़ का किसी फर्म का एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन क्या चल रहा है, या फिर मेरी वेज क्या चल रही है. सब चीज़ें जो हम एक पर्सनल टर्म में पढ़ रहे थे, दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब आप इन सब सेक्टर्स को एक बड़े टर्म में पढ़ते हो कि प्राइस की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है कि डिफ्लेशन हो रहा है, या फिर ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन से इंडिया में ग्रोथ क्या हो रही है, या फिर जो वेज रेट चल रहा है उस पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है लेबर्स की. ये सारे मेजर फैक्टर्स, मेजर टर्म्स एंड मेजर इश्यूज ऑफ इकोनॉमीज जो इंडिविजुअल से कलेक्टिव में हम पढ़ते हैं, वो सारे टर्म्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं. So it deals with aggregates of an economy. It also takes into variable interlinkages between different sectors of an economy. कि क्या क्या sectors हैं, इसमें हम सारे aggregate changes देखते हैं like unemployment, growth rate, gross domestic product is your GDP and inflation. So सारे major terms जो कि हमारे individual variables की वजह से effect होते हैं. ओके, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कैसे? टू अंडरस्टैंड दैट वी नो कि इकोनॉमिक्स 1776 में आया था. इकोनॉमिक्स 1776 में कैसे आया था? Who is the father of economics? Adam Smith. Adam Smith released his book जिसका नेम था The Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nation. इन्होंने ये बुक 1776 पे निकाला था जिसमें फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स वर्ड मेंशन था. फर्स्ट टाइम एक्चुअली हमें पता चला था इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. ये आया हमारा इकोनॉमिक्स. बट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे रिलीज हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स 1936 में आया. 1936 में ये आया और ये जो जनरेशन था ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था. बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी फिलॉसफी कीन्स की फॉलो करती है. कीन्स की फिलॉसफी में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है. सो व्हाट हैपेंड, 1929 वाज अ ईयर. 1929 एक ऐसा ईयर था जिसमें ग्रेट डिप्रेशन आया था कंट्रीज पे. पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था. सो ग्रेट डिप्रेशन में हमारे प्राइजेस हर चीज़ के बहुत कम हो जाते हैं, डिमांड एग्जैक्टली नील हो जाती है और आउटपुट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, ये आज तक का वर्ल्ड का सबसे मेजर डिप्रेशन बोला जाता है. इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस में हुआ था, फिर यूके में हुआ था, बट इवेंचुअली हर कंट्री में इसका बहुत इम्पैक्ट देखा गया था. जब ये स्टार्ट हुआ था तो ग्रेट डिप्रेशन में हमारा यूएस का पूरा आउटपुट ज़ीरो हो गया था, हमारी डिमांड नील हो गई थी, जिसकी वजह से हमने अपना प्रोडक्शन भी रोक दिया. हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर गई थी. अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ना हमारे पास प्रोडक्शन था, ना हमारे पास खरीदने को पैसे थे. नो डिमांड, नो सप्लाई, नो कंजम्पशन. एवरीबडी वॉज अंडर अ सिचुएशन वेयर दे हैड नो अर्निंग्स. सो इन दैट सिचुएशन यूएस हिट ग्रेट डिप्रेशन. उनके पास किसी टाइप का प्राइस नहीं बना और
एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट वहां आ गई। जिस पॉइंट पे जेएम कीन्स ने ये रियलाइज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नाउ, ये प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी यूएस में, दिस इज द कंडीशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स, कीन्स ने सारे कॉन्सेप्ट्स निकाले और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाए। दे सेड कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वे टू सी कि ये लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म हो सकती है बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। सो उन्होंने अपना एक बुक निकाला जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। उन लोगों ने जेम कीन्स ने ये बुक 1936 में निकाला, जिसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों को बताया। ओके, सो first father of economics is Adam Smith. Adam Smith is known as the father of economics. His book is Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, जो कि 1776 में रिलीज हुई थी। इन्होंने बताया what economic actually is. But J.M. Keynes, John Maynard Keynes इनका पूरा नेम है, he published his book The General Theory of Employment, Interest and Money 1936 में, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट हुआ 1936 में। Why did he feel the need to publish a book and study about macroeconomics? Due to Great Depression 1929. That was the time जब employment level बिल्कुल खत्म हो गई थी, आउटपुट बिल्कुल खत्म हो गया था। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उससे अफेक्ट हुई थी। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, डिमांड जो थी गुड्स की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, फैक्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसके वजह से जॉब्स ख़त्म हुई और अनएम्प्लॉयमेंट हिट कर गया। जैसे ही ये अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आया, कीन्स न्यू दैट दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट गोना गो एनीवेयर बिकॉज ये बहुत मेजर डिप्रेशन के बाद आया है। एंड दैट इज हाउ the subject of microeconomics was born. This is a situation जहां उन लोगों को different sectors में interdependence देखना था, how to overcome unemployment, और इसकी वजह से कीन्स ने macroeconomics 1936 में लाया। This is how macroeconomics actually originated. Now जब हम macroeconomics पढ़ते हैं तो macroeconomics हम एक मेजर और होल वे में पढ़ रहे हैं, राइट? तो इसको हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम 4 सेक्टर्स डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्टर इज योर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, दिस इज योर फर्स्ट सेक्टर। इसके अंदर आप सारे कंज्यूमर्स को लेते हो, जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी आपकी मार्केट की फुल कंजम्पशन डिमांड है, वो सब इसके अंदर आती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं वो भी ये कंज्यूमर्स ही होते हैं। हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, सारे कंज्यूमर्स, और उनकी डिमांड कौन करता है, फर्म्स। सो वो भी हमारे हाउस होल्ड के अंदर आते हैं। हाउस होल्ड इज बेसिक योर कंजम्पशन एंड उसके अलावा जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई करता है। हाउस होल्ड के बाद सेकेंड सेक्टर जो हमारा आता है दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर आपको पता चल रहा है जिसमें कंप्लीट अपनी कंट्री की पूरी प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन इसके अंदर होती है। कुछ भी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर में आएगा। इट इंक्लूड्स कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी। हाउस होल्ड और प्रोडक्शन के बाद द थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई रेफरेंस नहीं होता है, बट जहाँ पे भी मेजर और कंट्री की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितने भी इनके लॉज होते हैं या रेगुलेशंस होती हैं, या फिर ये जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ अपने इकोनॉमी के लिए करते हैं, ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ अपने इकोनॉमी के लिए करते हैं, वो सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर पे आता है। ये होता है मेरा थर्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे सारी होल पॉलिसीज गवर्नमेंट की आती हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल आपको समझ आ रहा होगा, बाहर का सेक्टर, जो कंट्री के बाहर की चीज़ें देखता है, मतलब जो ट्रेडिंग देखता है।
ट्रेड देखता है मतलब एक्सपोर्ट्स देखता है कंट्री के, कंट्री में क्या इंपोर्ट चल रहा है वो इसके अंडर आएगा। क्या फॉरेन रिजर्व्स है, हम बाहर कितना फॉरेन रिजर्व कर रहे हैं, बाहर के यहाँ कितने रिजर्व्स है, पूरा जो बाहर का कैपिटल फ्लो है, वो सारी चीजें आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम 4 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड करके उसको समझेंगे। व्हाट आर द सेक्टर्स? फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर्स, जिसके अंदर मैं हूँ, एवरी कंजम्पशन, एवरी कंज्यूमर इज देयर, जिसका कोई भी कंजम्पशन है वो सब लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं। सेकेंड इज फर्म्स, फर्म्स इज प्रोडक्शन सेक्टर, वट एवर इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, एवरीथिंग कम्स टुगेदर collectively under firms and production. Third is our government sector. Because we are taking India or an economy as a whole, there are a lot of policies related to unemployment, inflation, growth, GDP. ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। सो गवर्नमेंट इज अ मेजर सेक्टर जब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फोर्थ सेक्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि हम होल में पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो पूरी ट्रेडिंग, जो भी हमारा एक्सटर्नली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन है, वो सारी चीजें हमारी एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आती हैं। लेट्स टेक इट वन बाय वन। हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि वी हैव स्टडीड दिस बिफोर कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर फर्म करता है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई वी एज कंज्यूमर्स डू इट। ओके, a single individual who takes decision relating to her own consumption, or a group of individuals for whom decisions are taken jointly determined. Households जो होते हैं वो टैक्स पे करते हैं और सेव भी करते हैं। सेकेंड कम्स द प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आती हैं। इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, एवरीथिंग कम्स अंडर प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए जो भी काम करती है, प्रोड्यूसर का काम करती है या कलेक्टिव कंजम्पशन का काम करती है फॉर अस, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ पॉलिसीज ऑल्सो कम्स अंडर गवर्नमेंट सेक्टर। कोई भी पॉलिसीज हैं, कोई भी रूल्स हैं, कोई भी लॉज हैं, कोई भी रेगुलेशंस हैं, सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एक्सटर्नल सेक्टर, जिसके अंदर अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स आते हैं गुड्स के, कैपिटल फ्लो जो होता है डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट ऑल्सो कम्स अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस टाइप की इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं बहुत डिफरेंस पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा, गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा काम क्या होता है, वेलफेयर। इसका एक बहुत बड़ा काम वेलफेयर होता है। तो अगर मैं ये गवर्नमेंट सेक्टर का वेलफेयर सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखूंगी तो क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जिसमें आपका फर्स्ट एंड मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपना वेलफेयर इंक्रीज करें। सो इस पोजीशन में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पढ़ोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, सबसे ज्यादा अथॉरिटीज गवर्नमेंट सेक्टर के पास होंगी। बट जब आप इस वेलफेयर को कैपिटलिस्ट में पढ़ोगे, कैपिटलिस्ट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, क्योंकि इन सच थिंग्स प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज्यादा होती है। इस काइंड ऑफ इकोनॉमी में वेलफेयर और गवर्नमेंट वेलफेयर इज अ पार्ट जो कि सोशल इकोनॉमिक्स से डिफरेंट होगा। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये 4 पार्ट्स किस टाइप की इकोनॉमी में पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 3 टाइप की इकोनॉमीज जानते हैं। फर्स्ट इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी वेयर योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, योर ऑब्जेक्टिव हियर इज welfare. Your objective here is welfare. Capitalist economy is a type of economy where your clear objective is profit. All you want is your profit. You want your profit maximization. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की इकोनॉमी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अथॉरिटी प्राइवेट ओनरशिप्स के पास होती है, प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती है। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती है, प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ थर्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी जो अभी इंडिया में भी फॉलो हो रही है और बहुत सारी कंट्रीज इसको ले रही हैं। ये होती है कैपिटल और सोशलिस्ट इकोनॉमी की
मिली, टोटल टुगेदर। सो व्हाट डज इट डू? ये सारी वेलफेयर की जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी यूज करती है और प्राइवेट ओनरशिप को भी बढ़ाती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एडिशन ऑफ बोथ कैपिटल एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चारों सेक्टर्स और हर एक कॉन्सेप्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इकोनॉमी जिसका मेन काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वहाँ पे जितना भी है वो सब कुछ प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेटली ही रेगुलेट होता है, पब्लिक अथॉरिटीज बहुत कम होती हैं। ये एक फ्री मार्केट होता है जिसमें सारी चीज़ें डिमांड, सप्लाई, प्राइस, प्रोडक्ट्स इन सब में होती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक फ्री मार्केट ऑपरेट करता है जिसमें आपका जो भी होगा वो सब कुछ डिमांड सप्लाई पे होगा। यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी बहुत कम होती है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ही ज़्यादा होती है और इनका मेन काम, क्योंकि वो प्राइवेट ओनरशिप है तो उनको वेलफेयर से क्या ही करना है, तो उनका मेन काम प्रॉफिट होता है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमेशा इसी में पढ़ेंगे कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसका वर्क प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जिसका वर्क प्राइवेट ओनरशिप को इंक्रीज करना है, टोटल ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज करना है, वहाँ पे सारी सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी वी सी इन यूएस, यूके, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, all the major economies basically follow profit maximization, that means capitalist economy. This is the kind of economy in which we are going to study macroeconomics. यहाँ पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पता चल गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी विल जस्ट ड्रॉ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टू हैव इट मोर क्लियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स के, इकोनॉमी के एज अ होल पूरा बिहेवियर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ रहे थे, बट एज सुन एज वी केम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ने लगे। सेम इसका ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी कमोडिटी का क्या कंजम्पशन है, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या प्राइस है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, यहाँ पे उनके एम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनके ग्रोथ रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनकी नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, सारे बेसिक और इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट से मेजर और होल कॉन्सेप्ट्स में जो फ़र्क पड़ रहा है, दैट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका अजम्पशन होता है कि ऑल मैक्रो वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, सेविंग, कंजम्पशन आर कांस्टेंट इन नेचर। सिमिलरली यहाँ पे सारे माइक्रो वेरिएबल्स लाइक प्राइस ऑफ अ गुड एंड एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट और अनचेंज्ड इन नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज द कीन्स बुक वॉज द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, जिसकी वजह से इसका नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पड़ा। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारी इंडिविजुअल इनकम कितनी, हमारी इंडिविजुअल आउटपुट कितना है, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ अ गुड क्या है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, डिफ्लेशन क्या चल रहा है। ये सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। I hope this is very clear to you, the difference between micro and macroeconomics. These were the basic terms and basic concepts that we had to know about macroeconomics. Let's just revise it. सबसे पहले हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हम पूरी सोसाइटी को कंप्लीटली एज अ होल लेके पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को इंडिविजुअल टर्म्स में नहीं पढ़ते हैं। इसमें हम नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ऐसे मेजर टर्म्स देखते हैं। जब हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम 4 सेक्टर्स पे डिवाइड करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज योर कंजम्पशन सेक्टर। इस सेक्टर में आप लोग सारे कंज्यूमर्स होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स की जो भी मार्केट कंजम्पशन होती है सब इसके अंडर आती है। सेकेंड इज योर प्रोड्यूसर सेक्टर जिसमें कंप्लीट इकोनॉमी का प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। थर्ड इज योर गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज वी आर टेकिंग अ कंट्री एज अ होल, इकोनॉमी के जितने भी मेजर पॉलिसीज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर इन्फ्लेशन से लेकर जितने भी बेसिक लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। फोर्थ सेक्टर इज योर एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें आप ट्रेडिंग, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फाइनेंशियली और
और रिलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आती हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये 4 सेक्टर्स पढ़ेंगे, हम इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे एक फ्री मार्केट होता है जो कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस पे ही ऑपरेट करता है। मोस्ट ऑफ द ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप होती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल या जीरो होता है। यूएस यूके में ये वाली देखी जाती है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इमरजेंस कैसे हुआ। ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में 1929 में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्टक हो गई। उस अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए जेएम कीन्स, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपना एक बुक लॉन्च किया, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। Okay, this was the first chapter. This was the introduction of macroeconomics. Let's move to the assessments and see what all we have done. Question number first, the study of macroeconomics deals with individual economics units false. Individual economic unit से microeconomics deal करती है, not macroeconomics. Aggregate economic variables, aggregate का मतलब होता है whole. So this would be the right answer. International trade, no, international trade is by itself a different branch of economics. Economic growth of a single firm, economic growth तो ठीक था, of a single firm हो गया तो ये क्या हो गया? Microeconomics. तो again wrong. So answer would be B, aggregate economic variables. Question number second, John Maynard Keynes is credited with. जेएम कीन्स को क्या बोला जाता है, किस चीज के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है? डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नो। क्रिएटिंग द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने क्रिएट किया 1936 में। Founding the School of Classical Economics, false. School of Classical Economics was founded by Adam Smith. He is the father of economics. उनने launch किया था. Establishing the theory of international trade, again false. So answer would be B, creating the field of macroeconomics. Question number third, the household sector is also known as, household sectors में कौन होते हैं? Household sectors में consumers होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो इस सेक्टर को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर में प्रोड्यूसर होते हैं, गवर्नमेंट में सारी पब्लिक अथॉरिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर नहीं होता है, इट कम्स अंडर फाइनेंसेस ओनली। सो आंसर वुड बी ए, कंजम्पशन सेक्टर। Okay, this was your first chapter. I hope you understood it. Thank you so much.